प्रणाम है आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत आज के इस लाइव प्रोग्राम में। कुचनाकर भैया दिल्ली वाले से केतु विज्ञान पर बातचीत हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं। मैं हूँ इस शो की होस्ट निधि कंसन, केयरटेकर कृष्णीष्ट भगवान के दरबार की। कृष्ण के ईष्ट ये 18 मॉलिक्यूल्स के केयरटेकर हैं, यानी कि अगर हम अपने 24 में से 18 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो उनकी पूजा हमें करनी होगी। वो कहते हैं कि उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। एकल औषधि के बारे में हमेशा से ही भारतीय आयुर्वेद में बात होती रही है। महर्षि चरक जी, या मैं भूल रही हूँ कि कौन से महर्षि जी की ये इमेजिनेशन रही कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक ही औषधि सभी प्रकार की बीमारियों के लिए काम करेगी। ये वो औषधि होगी जिसके माध्यम से हम किसी भी बीमार का हाल अच्छा कर सकेंगे, उसके चेहरे पर रौनक आ सकेगी। लेकिन वो क्या है, कौन है, कैसे है बनेगी एकल औषधि, इस पर डिस्कशन, इस पर इनोवेशंस ग्लोबली चलती रही। परिणाम आया तामसिक एंटीडोट के रूप में, जो कि एकल औषधि जिसके जनक हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जिन्हें हम कुचनाकर भैया के नाम से जानते हैं। अश्विनी जी हमें शुक्र के महत्व के बारे में बता रहे हैं। अश्विनी जी मन, बुद्धि और शरीर के सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फीमेल क्या है, नारी ज्ञान, इस पर डिस्कशन हम केतु विज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। और लाइफ के अलग अलग फेजेस जैसे कि मीनोपॉज या टीनेज जैसे गूढ़ विषयों पे भी हमने डिस्कशन किया है। आज भी ऐसे ही कुछ समसामयिक विषय पर डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वसुदेव धाम अश्विनी जी से, जिनको हम कुचनाकर भैया के नाम से जानते हैं। तो आइए उन्हें उनका अभिनंदन करते हैं और उसके बाद उनकी मैं आत्मा क्या है भारत को। अश्विनी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वागत आपका इस केतु विज्ञान नाम के प्रोग्राम में, कृष्णीष्ट मंदिर में। और आज हम आपसे बात करना चाहते हैं आत्मा नाम के शब्द पर। भारत को हम स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में जानते हैं और आध्यात्मिक केंद्र पूरे विश्व का हमेशा से ही भारत रहा है। लेकिन आत्मा शब्द अपने आप में इतना गूढ़ विषय है, या इतना कंफ्यूजन इसके आसपास जुड़ा हुआ है कि इस विषय को जानना जरूरी है। अब बहुत से लोग पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या नेचुरल एनर्जी जैसी बात करने लगे हैं, एनर्जीज पर बात होने लगी है। लेकिन आत्मा को अभी भी एक तरफ रखा गया है साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के द्वारा। आत्मा पर बात नहीं होती। क्या एनर्जी और आत्मा एक ही है? आत्मा क्या है और क्या ये विषय ऐसा है जिस पर हमें नहीं बात करनी चाहिए, हम उलझ जाएंगे? आत्मा क्या है, केतु विज्ञान आत्मा के बारे में क्या कहता है, ये आज आपसे जानना चाहेंगे। देखो, एक्चुअली तो केतु विज्ञान तो आत्मा के बारे में कुछ खास कहता नहीं है, क्योंकि केतु विज्ञान इज ओनली ए रेमेडी सिस्टम. इट डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग. इट जस्ट कन्वेज द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड और practiced by individual to get rid of the problem which one is facing. So Ketu Vigyan is primarily a remedy system. Yes, if you can have defect in Atma and it can be diagnosed by the Rahu Vigyan. Rahu Vigyan is a diagnostic system which can diagnose if you have any problem in Atma. That is definitely possible. And the other thing is that if there is a problem in Atma and it has been diagnosed by Rahu Vigyan, then definitely Ketu Vigyan has a solution for it. आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा शब्द का क्या मतलब है? मन को हम समझते हैं, राइट, विचारों को हम समझते हैं। आत्मा कहाँ है?
आत्मा शब्द को समझना है तो बहुत आसान है, मतलब आत्मा शब्द को समझना शायद सबसे आसान है। आत्मा शब्द को समझने के लिए सिर्फ आपको महाभारत में कृष्ण के रथ को समझना होगा, मात्र। छोटा सा एक काम है कि कृष्ण, रथ और अर्जुन अगर हम समझें तो क्या था। एक कृष्ण थे जो रथ चलाते थे, एक अर्जुन जो रथ पर बैठे थे, और एक रथ को घोड़ा खींचता था। तो अगर आप सूर्य को समझें तो शायद आपको कृष्ण का रथ, अगर आपने कृष्ण का ये जो रथ समझा, तो अब मैं यहां पे कृष्ण के ही रथ की क्यों बात करी मैंने, बाकी और रथों की बात भी कर सकता था, क्योंकि रथ तो सारे थे और सबके सारथी थे और सबके लड़ने वाले थे। हर एक के पास एक रथ था। भीम के पास अपना रथ था, उसका रथ चलाने वाला कोई और था, और उसको भीम लड़ने वाला था, रथ था उसके पास भी। पर मैंने कृष्ण के रथ की बात करी सिर्फ। क्यों? क्योंकि कृष्ण के रथ की अगर बात करते हैं तो कृष्ण के रथ को समझना होगा। कृष्ण का रथ क्या था? कृष्ण के रथ पर हनुमान जी बैठे थे। कृष्ण के रथ के साथ महाकाली थी। तो कृष्ण का रथ खाली रथ नहीं था, उसके ऊपर बहुत कुछ ऐसी चीजें बैठी थी जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, महाभारत में जिनका बहुत बड़ा रोल था। और क्योंकि वो इनविजिबल थे तो इसलिए उस रोल का पता नहीं है किसी को, या समझ नहीं आया। तो ये समझने के लिए आपको बर्बरीक के एंगल से महाभारत को समझना होगा। अगर आप बर्बरीक के एंगल से महाभारत को समझेंगे तो आपको कृष्ण के रथ की खासियत, स्पेशलिटी समझ में आएंगी। और कृष्ण का रथ जो है वो मोर और लेस जो सूर्य है, सूर्य क्या है, इसके कृष्ण का रथ एक्चुअली सूर्य को समझा रहा था कि सूर्य क्या है। सूर्य में 3 एंटिटीज हैं, ऐसे ही जैसे कृष्ण के रथ में थी। कृष्ण जो रथ चला रहे थे, कृष्ण रथ चलाते थे। चलाते थे का मतलब क्या हुआ? चलाते तो घोड़े थे, कृष्ण थोड़ी रथ चला रहे थे, पर घोड़ों को मैनेज कृष्ण कर रहे थे। घोड़ों को मैनेज कृष्ण कर रहे थे। ऐसे ही सूर्य एक रथ है और उस रथ को चलाने वाले जो है वो है कश्यप के पुत्र आदित्य, और जो उसके पीछे बैठे हैं वो है नारायण। घोड़े क्या है सूर्य के रथ पर? सूर्य एक रथ है, उसे चलाने वाले हैं आदित्य, बैठे हैं नारायण। ठीक। घोड़े तो रथ का पार्ट है ना। घोड़े तो रथ का, कृष्ण के टाइम पे भी घोड़े तो है ही अलग से। तो घोड़े इज ए पार्ट ऑफ रथ। रथ पूरा तभी होता है जब घोड़े लग जाए सामने, या कोई भी ड्राइविंग फोर्स, जैसे मोटर लग जाती है आजकल गाड़ी में, कार में क्या है, हॉर्स पावर कहते हैं, इंजन लग गया, तो इंजन इज नथिंग बट घोड़े ओनली। अश्विनी जी, मैंने कृष्ण के रथ को मन से लोगों को सिग्निफाई करते हुए देखा है। यानी कि वो रथ तो हो गया हमारा मन, वो घोड़े हो गए हमारी इंद्रियां, कृष्ण हो गए सारथी। यानी कि कृष्ण हमारी इंद्रियों पर लगाम लगाकर रखे, और अर्जुन हो गए हम, यानी कि प्राणी। तो इजंट इट करेक्ट? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों ने अपने आप को निर्जीव चीजों से कंपेयर करना शुरू कर दिया। हमारी समस्या यही रही है, इसीलिए हमें आज तक कुछ समझ में ही नहीं आया कि हम लोगों ने अपने आप को, अपने मन को रथ बना दिया। रथ का मतलब डेड एलिमेंट। रथ तो अपने आप में बेकार है, रथ का किसी काम का नहीं है। पर ऐसा थोड़ी है, मन जो है किसी काम का नहीं है। आपके पास हाथ नहीं है, मान लो कर्मेंद्रिया नहीं है, तो आपका मन काम नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है। आपकी एक आंख फूट गई तो इसका मतलब थोड़ी है कि आपका मन काम नहीं करेगा।
समस्या यही है, हमारे जो कन्वेंशनल लिविंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों ने सीखने की कोशिश की, सर्वोत्तम से नहीं सीखने की कोशिश की, हम लोगों ने जानवरों से सीखने की कोशिश की, हम लोगों ने कीड़े मकोड़ों से सीखने की कोशिश की, हम लोगों ने ज्ञान को समझा ही नहीं कि ज्ञान क्या होता है, हम विज्ञान पर लग गए। हमारी प्रॉब्लम ही यही रही है कि हम लोगों ने मन जैसी इंपॉर्टेंट चीज को खाली रथ मान लिया। ये सबसे बड़ी समस्या है। मन एक इंडिविजुअल अलग जीता जाता कृष्ण है। मन जो है कृष्ण है, कृष्णंश बनना है। लड़के को कृष्णंश बनाना है, ये पहले ही कहा गया है कि पिछले एपिसोड्स में ये बताया मैंने कि मन जो है वो कृष्ण है, कृष्ण तत्व चलाता है उसको। तो रथ को कृष्ण तत्व, कमाल है। मतलब अगर आप ये समझोगे कि आप डेड बॉडी से बने हो, डेड कंपोनेंट से बने हुए हो, तो आपकी जिंदगी तो कभी चलेगी नहीं। तो इस मूर्खता वाली माहौल से बाहर निकलोगे तो कुछ समझ में आएगा। ऐसे ही आत्मा इज प्रिसाइजली ए रथ। अभी आपने कहा कि रथ एक निर्जीव कंपोनेंट है और हम निर्जीव कंपोनेंट से नहीं बने हैं। एग्जैक्टली। तो आत्मा इज ए निर्जीव कंपोनेंट। इसीलिए आत्मा के बारे में कहा जाता है कि उसको कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। कहा क्यों गया ये समझो। इसीलिए कहा गया क्योंकि निर्जीव है ऑलरेडी। आत्मा वो ही तो, एक वो पोएम आरती सुनी होगी आपने, कृष्णांश आरती। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पर मन होता है सवार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा रथ है। रथ क्लियरली बता रहा है ये कि आत्मा वो रथ है जिसके ऊपर मन सवार होता है। तो इसलिए आत्मा निर्जीव है जब तक उसके ऊपर मन न सवार हो। और जी, आत्मा की क्या फंक्शनिंग है हमारी बॉडी में? जैसे हर एक कंपोनेंट का एक फंक्शन होता है, काम होता है। मन का एक फंक्शनिंग है, बुद्धि की है, एनर्जी की है। आत्मा की क्या है? और आत्मा है या नहीं है? बताया तो कि आपकी सारी इंद्रियां मन से कनेक्टेड हैं। तो इंद्रियों का मैसेज मन तक कौन लेके जाता है? एनर्जी फ्लोज थ्रू टनल्स। तो जब आंखों ने देखा तो मन को, जब तक कन्वेंशनल लिविंग से बाहर नहीं निकलोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी नहीं। शब्द तो तुमने सुन लिए और कहां से पकड़ के ले आए पता नहीं, बट उनको समझने के लिए योग्यता अभी तक प्राप्त करी नहीं है। एलिजिबिलिटी बढ़ाओ तब समझ में आएगा कि इंद्रियों के जो घोड़े हैं, इंद्रियों को घोड़ा का अभी जो तुमने एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंद्रियां मन को कनेक्टेड है और फलाना ठिकाना, तो एक्चुअली इंद्रियां तुम्हारे रथ को कनेक्टेड है। कि सेंसेस डायरेक्टली मन को मैसेज नहीं देती हैं। मैंने कुछ दिस इज नॉट फनी। तुम मन को नौकर क्यों समझते हो? कृष्ण है, वो मालिक है। मालिक को रिपोर्ट करती है ना सेंसेस कि देखो मालिक। अलग अलग इंद्रियां रिपोर्ट करेंगी, मालिक का यही काम रहेगा क्या? मालिक का काम है कंसाइज रिपोर्ट चाहिए उसको कि मैसेज क्या बना, वो मैसेज चाहिए। सारी इंद्रियों का सिंक्रोनाइजेशन। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने समझा ही नहीं कि आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर इंद्रियज। अभी आपने कहा आत्मा एक निर्जीव कंपोनेंट। एक निर्जीव कंपोनेंट की, आत्मा एक निर्जीव नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट है ना। नॉन लिविंग का मतलब क्या हुआ? लकड़ी है, लकड़ी लिविंग है कि नॉन लिविंग है, पहले ये बताओ। तो लकड़ी नॉन लिविंग है तो उसको यूज करोगे तो कोई चीज बनाओगे ना।
ऐसे ही आत्मा रथ है जो कि इंद्रियों के सारे मैसेजेस को लेकर, सारी इंद्रियों के सेंसेस के जो भी मैसेज हैं सबको लेकर के एक विचार बनाता है। तो वो इस विचार आत्मा में बनता है, जो आत्मा उसको लेकर के पहुंचता है वहां तक। इंद्रियां आत्मा से कनेक्टेड है। रथ को समझो, रथ में घोड़े भागते हैं, मूवमेंट जो है घोड़ों की है, तो घोड़े हो गए आपकी इंद्रियां, है ना। तो वो जो है, अब वो सारा मैसेज कंबाइन होगा, वो रथ पे होगा, और कृष्ण उसको पढ़ेंगे, यानी मन आपका उस मैसेज को पढ़ेगा। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि अपने कृष्ण तत्व को जागृत रखने के लिए हमारे पास प्रोसीजर्स है केतु विज्ञान में। निष्ठा चक्र डायरेक्टली हमारे मन पर असर करता है। अब मन का विचार ही बुद्धि तक जाएगा, और मन और बुद्धि का टीम ठीक रहे, इसके लिए भी प्रोसीजर्स है, वो भी हम जानते हैं। आत्मा के भी क्या बीमार होने के या कमजोर होने के चांसेस होते हैं? क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है कि आत्मा ठीक से काम नहीं कर पाएगा, या डू वी हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स फॉर आत्मा आल्सो? डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स टू कीप द आत्मा हेल्दी। रथ है, अब रथ को समझो ना, रथ का मतलब क्या हुआ? घोड़े हैं तो घोड़ों को चारा चाहिए, पहिए हैं तो पहिए मेंटेन चाहिए। इसको अगर कार से कंपेयर करो, अब मान लो आत्मा को ट्रक मान लिया हमने, मॉडर्न उसके ऊपर चलते हैं, तो अगर आत्मा को ट्रक मान लो, तो ट्रक को इंजन ऑयल भी चाहिए, ट्रक को फ्यूल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए। हाँ, यहां पर एक फर्क है कि ब्रेक नहीं होती है इस आत्मा में। कहते हैं ना कि इंद्रियों को लगाम लगा के रखो, अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो देखिए मूर्खता वाली बात है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ये मूर्खता वाली बात। यही कन्वेंशनल लिविंग की प्रॉब्लम है कि इंद्रियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आंख तो आंख बंद कर लोगे क्या देखे बिना? कोई चीज देखोगे तो समझ में आएगी ना। आंख बंद कर लोगे तो इंद्रिया कंट्रोल हो गई, तो आंख को फोड़ लो। छोटा सा एग्जाम्पल, हम 4 लोग एक साथ भोजन करने बैठे हैं, अगर हम दूसरे की प्लेट में झांकेंगे तो हमें ईर्ष्या हो सकती है, डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है कि उसको तो 4 रोटी मिली है, हमें तो। लेकिन हम अगर उसकी प्लेट में झांकेंगे कि नहीं और अपनी ही प्लेट में देखेंगे तो वी कैन बी सेटिस्फाइड। मुझे इतना चाहिए था, मैंने इतना ले लिया। यही प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि हमने अपने आप को जानवरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो मैन इज ए सोशल एनिमल। हम लोगों ने अपने आप को इतना लिमिट कर दिया, जो हमारी कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है उसको हमने इतना लिमिटेड कर दिया कि फीमेल है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेल है जो, वो तो बेचारा डम्ब है, डिपेंडेंट है, हर समय वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब कमाल है, पैसा कमाने की मशीन बना लिया हमने दोनों को। फिर हम लोगों ने इतना अपने मन को कंट्रोल करो। अबे मन कंट्रोल हो सकता है क्या? कृष्ण को कोई कंट्रोल कर सकता है? कृष्ण तत्व है मन, तो कृष्ण को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मन को कैसे कर लोगे? मन तुम्हारा इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो कि मन को कंट्रोल कर लो तो ये इससे बड़ी मूर्खता वाली बात हो नहीं सकती कोई। मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ना कि तुम मन को कंट्रोल करोगे तो इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मन तुम्हारे डायरेक्ट एक्सेस में नहीं है। एक छोटी सी चीज जो एक माँ बच्चों को सिखाती है, दूसरों की प्लेट में ना झांको, अपने आप से मतलब रखो। क्या ये गलत है? क्या ये इसका कोई मतलब नहीं? ये सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबके तत्व कॉम्पोजिशन, सबकी बॉडी कॉम्पोजिशन अलग अलग है। तो दूसरे जिसको भी खाना मिला है या लेना है या लिया है, वो उसने अपने कॉम्पोजिशन के साथ, एक चीज मुझे सूट करती है दूसरे को नहीं करती।
माँ को पता है कि एक बच्चे को ये सूट करता है, एक बच्चे को ये सूट करता है, एक बच्चे को ये सूट करता है, तो वो उसके हिसाब से खाना देगी। तो दूसरे की थाली में देखते रहोगे तो अपना खाना खाओगे नहीं, जो तुम्हें सूट करता है वो तुम खाओगे नहीं, तो बीमार तो तुम रहोगे ही ना। इसीलिए तो माओ ने छोड़ दिया खाना बनाना कि कोई बच्चे को कुछ बनाओ, कोई बच्चे को कुछ बनाओ, बाजार से ले आओ। भैया बाजार से लाओगे तो उसमें तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा है। माँ को कम से कम पता है, माँ ने ये ज्ञान ही रखना छोड़ दिया। माँ ने उस विशेष ज्ञान को ही रखना छोड़ दिया कि यार मैं कहां तक देखती फिरूं कि ये दो बच्चे हैं तो दो बच्चों को, एक को खाना ये चाहिए, एक को खाना ये चाहिए, कौन बनाएगा? फिर पति को खाना कोई और चाहिए, सासू को कुछ और चाहिए, ससुर को कुछ और चाहिए, देवर है तो उसको कुछ और चाहिए, ननद है तो उसको कुछ और चाहिए, घर है तो भाई है तो कुछ और चाहिए, बहन है तो कुछ और चाहिए। तो इस चक्कर में उन्होंने ये सब छोड़ ही दिया कि भैया तू बाजार से मंगा ले जो तेरे को मंगाना है। उससे क्या हुआ? टीनेजर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हुई उससे। पता है तुम्हें? दिस प्रिसाइज रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग दी सुसाइडल टेंडेंसी इन टीनेजर्स। कैसे टीनेजर्स को की सुसाइडल टेंडेंसी और घर में इस तरह का एनवायरनमेंट है, इन दोनों चीजों में क्या कनेक्शन है? जो अगर वो खाना खा रहा है जो, वो उसको सूट ही नहीं करता है और आंख बंद करके खाया जा रहा है क्योंकि टेस्ट में अच्छा लगता है, तो उसका क्या होगा? उसका मन का तो कोई पता ही नहीं कहां रहेगा, बुद्धि का पता नहीं कहां रहेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी। जब तुम अनसूटेबल खाते हो तो क्या होता है उससे? सबसे पहले हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, शरीर में बीमारी आने लगती है और मन भी अप्रसन्न, बुझा बुझा सा होने लगता है। वो डिसीजन मेकिंग तुम्हारी पुअर होती चली जाएगी भाई, सबसे इंपॉर्टेंट। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है तुम्हारी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती चली जाएगी, तो तुम्हारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी तो आएगी कि मैं जी के करूं क्या? आपकी जो प्राइम सेंसेस है उन्होंने ही अगर काम करना बंद कर दिया तो आप जी करके करोगे क्या? दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द की प्रॉब्लम कि हम लोगों ने डेड चीजों को इंपॉर्टेंट रेफरेंस मान करके और उससे सीखना शुरू कर दिया। हमारी समस्या ये है सबसे बड़ी। इसीलिए डायग्नोस्टिक सिस्टम हमारा इतना पुअर हो गया, इसीलिए हमारे डायग्नोस्टिक सिस्टम इतने पुअर हो गए और इसीलिए हमारे रेमेडी सिस्टम खत्म हो गए, तकरीबन गायब हो गए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती थी उनके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं रहा। वो विज्ञान के चक्कर में, विशेष ज्ञान के चक्कर में या साइंस के चक्कर में हम लोगों ने जो ज्ञान था, जो आधार था, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। पेट के बारे में सोचते हैं हम लोग, पेट के अंदर जो 50 चीजें लगी हुई है उसके बारे में कुछ नहीं पता। फीमेल इज सफरिंग मैक्सिमम। क्यों? अगर एक बात सोचो, आपके अगर कोई माँ बनी है, नई नई माँ बनी है और उसका बच्चा बीमार रहता है, तो उस माँ की क्या हालत होगी? सोचकर देखो। नई नई शादी हुई है और वो बीमार हो गई तो उसका क्या होगा? उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? प्रॉब्लम लड़की के अंदर थी और उस शादी से पहले पता थी उसको प्रॉब्लम, पर ये प्रॉब्लम टेक केयर करे बिना, बिना ठीक करे उसको हम लोगों ने शादी कर दी। तो उसके बाद वो ससुराल वाले क्या कहेंगे? और ब्लेम हम ससुराल वालों, सास को कर रहे हैं कि सास कह रही है कि बहू के साथ लड़ती नहीं है, और पॉइंट दहेज बना लिया। जबकि प्रॉब्लम फीमेल में थी शादी से पहले। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। मीनूपॉज की प्रॉब्लम, मीनूपॉज हर लड़की को होता है, ये एक फैक्ट है, इट इज ए कॉल ऑफ नेचर। पर इसके बारे में कोई मार्केट में बात भी करने को तैयार नहीं है। पीरियड आएंगे ये सबको पता है, पर उसके लिए प्रिपरेशन कौन करेगा?
तो मन को मैसेज अगर गलत गया है तो आपकी इंद्रियां ठीक काम नहीं कर रही है, इसलिए मैसेज गलत गया है। मन इधर उधर नहीं भटकता है, इंद्रियां इधर उधर भटक सकती हैं, पर इंद्रियां तो कुछ करती नहीं है, तो भटकेंगी ऐसे? इंद्रियों ने तो जो देखा बता दिया, जो सुना बता दिया। प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन की, प्रॉब्लम है रथ की, प्रॉब्लम है आत्मा की। जी, यानी कि मन को अगर हम ठीक रखना चाहते हैं तो इंद्रियों का सिंक्रोनाइज होना जरूरी है, और इंद्रियों के सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आत्मा। आत्मा को स्वस्थ रखना या आत्मा को हेल्दी स्टेट में रखना, क्या ये पॉसिबल है? और है तो कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है। एक्चुअली आत्मा को असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, समझ क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रक का एग्जांपल लिया कि आत्मा एक ट्रक है, तो ट्रक में इंजन ऑयल और फ्यूल तो चाहिए चाहिए, पेट्रोल चाहिए चाहिए और वो इंजन ऑयल चाहिए चाहिए। दो चीजें तो बिना इस दो चीजों के वो ट्रक बेकार है, ये बात तो मानते हैं। पर ट्रक चले या ना चले, ये दो चीजें तो चाहिए चाहिए। अगर ट्रक नहीं चल रहा है तो पेट्रोल क्यों चाहिए? इंजन ऑयल भी नहीं कभी भी चाहिए? चलाना पड़ सकता है। ओके, ठीक है, ठीक। कभी भी चलाना पड़ सकता है भाई। ट्रांसपोर्ट है, ट्रक है, तो वो पर्पज है ना उसका, कभी भी चलाना पड़ सकता है। तो आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक बताई है कृष्ण ने महाभारत के अंदर, कि उसको कोई काट नहीं सकता, कोई उसको मार नहीं सकता, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता, उसका एकमात्र कारण है कि वो फिजियो वर्चुअल कंपोनेंट है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन भी एक फिजियो वर्चुअल कंपोनेंट है। राइट, सो मन भी एक फिजियो वर्चुअल कंपोनेंट है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तो कहता हूं कि वो फिजियो वर्चुअल कंपोनेंट है, उसको तुम कंट्रोल कैसे कर सकते हो यार? प्रॉब्लम तो यही है। एक्चुअली जी, विचार भी हमारे फिजियो वर्चुअल कंपोनेंट है, पर कहते हैं ना अपने विचारों को स्वस्थ रखो, अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव सोचोगे तो तुम्हारे विचार फिजियो वर्चुअल नहीं है, विचार फिजिकल है। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, कि विचार जो है वो फिजियो वर्चुअल नहीं है, वो फिजिकल है। विचार जो है वो फिजिकल है, बट एनर्जी रूप में है, बस फर्क ही है। इसको समझना है तो इसका एग्जाम्पल है, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, हालांकि पता नहीं मेरे को समझ में कितना आएगा। स्पर्म्स, जो मेल के स्पर्म्स है, they remain in energy level, but they get converted into sperms after the activities takes place. तो विचार एग्जैक्टली स्पर्म्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्पर्म्स बनने की प्रक्रिया और विचार बनने की प्रक्रिया एक है, सेम है। तो विचार इज ए फिजिकल कंपोनेंट and it reaches brain, then brain is physical component, it works totally, and then it makes your all functional organs functional. Yeah, जी। इसका मतलब आत्मा और मन, ये दो तो है फिजियो वर्चुअल कंपोनेंट, और जो भी हमारी लाइफ का सारा गेम है वो यहीं पे आई थिंक कंक्लूड हो जाता है, क्योंकि बेसिकली मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन को कंट्रोल करो। तो नेचुरली हम नहीं चाहेंगे कि हमारा मन हारे, और हमारा मन ना हारे तो हम क्या करें? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वन थिंग क्वेश्चन। सेकेंड, ये आत्मा शब्द के आसपास इतना कंफ्यूजन, इतनी डेफिनेशंस और इतनी सारी
कहानियां हैं कि समझ में कुछ नहीं आता। और इसीलिए हमारी नई जनरेशन ने इस शब्द को उठा के रख दिया। एक तरफ गीता की बात कर लेंगे लेकिन आत्मा की नहीं। तो आत्मा को हेल्दी स्वस्थ कैसे रखें? आत्मा को कोई काट नहीं सकता, बीमार नहीं हो सकता अगर आत्मा, तो उसको खुश रखने की जरूरत ही क्या है? नहीं, यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने तो इंद्रिया आई, उसने मैसेज कलेक्ट करके दे दिया, उसको तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। एज लॉन्ग एज इंजन ऑयल और फ्यूल है उसके पास उपलब्ध, बात खत्म हो गई। नहीं तो वो खड़ा रहेगा। भाई ट्रक में मान लो इंजन ऑयल तुमने नहीं डाला और तुमने पेट्रोल नहीं डाला, तो भी वो खड़ा तो रहेगा ही। बट उसको तुम चला नहीं सकते कभी। आत्मा नहीं चल रहा का मतलब हमारी लाइफ में कंफ्यूजन आएगा, हम इंद्रियों के मैसेज को समझ नहीं पाएंगे, ऐसा? एग्जैक्टली। तो आत्मा के लिए फ्यूल और इंजन ऑयल क्या है? आत्मा के लिए फ्यूल और इंजन ऑयल क्या है? वो तो मुझे पता नहीं है, पर यू गेट इट थ्रू ब्रेथ, दैट आई नो। एवरीथिंग यू गेट थ्रू ब्रेथ। यानी कि जो हमारा ये स्लो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, जिसको हम श्वास योग विधि कहते हैं, इसके द्वारा ही हम अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को सिंक्रोनाइजेशन में रख सकते हैं, आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं, और तभी हमारे मन को ठीक मैसेज रिसीव होगा। और मन को हेल्दी आत्मा को बेसिकली नहीं, आत्मा को फ्यूल और पेट्रोल, फ्यूल और इंजन ऑयल मिलता रहेगा ब्रीदिंग के थ्रू। कृष्णांश एक्चुअली वो कहते हैं ना कि भगवान तो हर एक के अंदर है, तो वो असल में आत्मा को ही भगवान कह दिया उन्होंने, लोगों ने मान लिया, समझ लिया, समझो। और कृष्णांश हवा की ऊर्जा है, तो वो हवा की ऊर्जा आत्मा को मिलती है, तो वो हवा की ऊर्जा आत्मा को मिलती रहे, उसके लिए श्वास योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो जो हवा की ऊर्जा का भोग करते हैं हम, वो भोग एक्चुअली आत्मा करती है हमें। एग्जैक्टली। अच्छा, हवा की ऊर्जा का भोग आत्मा करती है। करेक्ट। ओके। शायद इसीलिए लोग कीर्तन या मेडिटेशन, पूजा जैसी प्रैक्टिसेस शायद इसलिए ही करते हैं कि शांति। ट्रू एब्सोल्युटली जी। ये तो एक बहुत बड़ा चैप्टर आज क्लियर हुआ है कि आत्मा शब्द इज नथिंग बट सेंसेस को का मैसेज मन तक पहुंचाने वाला एक ट्रांसपोर्ट, और उसको हेल्दी रखना है तो कृष्णांश का भोग इज द सॉल्यूशन। तो इसके बाद हमारे आगे के क्वेश्चंस कई फॉर्म में आते हैं, क्योंकि जब हम अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ की बात करते हैं, 7 फेजेस ऑफ लाइफ, तो क्या इन 7 फेजेस ऑफ लाइफ में बेसिकली बदलता क्या है? जैसे बच्चे का बाल्यकाल है, गर्भकाल है, और अब उसका बाल्यकाल शुरू हुआ है, फिर उसका संभाल काल शुरू होता है, फिर कर्म। उसकी लाइफ में या उसकी बॉडी में, उसमें क्या चेंज आया? तो हम कह रहे हैं कि तुम्हारा अगला फेज शुरू हो गया, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। क्या चेंज आया? चेंजेस तो बेसिकली देखो, सबको पता है कि पहली बात तो ये सारी चेंजेस जेंडर बेस्ड है, सारी चेंजेस जेंडर बेस्ड है, काल जो है सारे जेंडर बेस्ड है। तो उनको समझना पड़ेगा कि तुम किस जेंडर के बारे में बात कर रही हो। आई कैनॉट टॉक इट जनरल। तो दे आर जेंडर स्पेसिफिक। तो जैसे हमें अपनी आत्मा को हेल्दी रखने के लिए कृष्णांश का भोग करना है, या मन को स्वस्थ रखने के लिए निष्ठा चक्र को मेंटेन करने के प्रोसीजर्स करने हैं, ये क्या अलग अलग फेजेस में अलग अलग जेंडर्स के लिए चेंज हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, एब्सोल्युटली। फीमेल के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेज बहुत बढ़ जाती हैं, मेल के लिए उतनी नहीं बढ़ती है। फिजिकल मेल के लिए अलग तरह की बढ़ती है, फीमेल के लिए अलग तरह की बढ़ती है।
तो फीमेल की जो एक्सरसाइज है वो नारी ज्ञान बेस्ड है, और शायद राधा योगा कहा गया है उसको, उसका स्पेसिफिक नाम है राधा योगा के नाम से। एक पूरा सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है जो फीमेल को करनी होती है, और मेल के लिए भी कृष्णांश बनने के लिए जो जो सिस्टम, जो जो सेटअप जब जब काल में करने हैं, जो जो काल में करने हैं वो करने ही पड़ेंगे। जैसे ये राधा योगा है फीमेल के लिए, तो ये राधा योगा करके ही फीमेल कृष्णांश का भोग कर पाएगी, ऐसा नहीं ना। दे आर कृष्णांश का भोग करने से मेंटेन होती हैं, पर उनको हेल्दी रखना इज समथिंग डिफरेंट, मेंटेन करना इज समथिंग डिफरेंट। एक तो है कि जैसे मेरे को कोई बीमारी आई तो मैंने क्योर किया उसको दवाई खा के, और फिर उसको फिजिकल, जैसे कहते हैं ना, मान लो एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, तो हड्डी टूटने से प्लास्टर बन गया, तो मेरे हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था, एक 6 हफ्ते का, 6 वीक का प्लास्टर कट गया, उसके बाद मुझे फिजियोथेरेपी कराई जाती है। तो इसके लिए फीमेल्स के लिए राधा योगा में हेक्सासीड एशोथेरेपी करी जाती है। तो दैट इज, वो एक्सीडेंट का केस नहीं है, वो एक्चुअली अपने कॉम्पोजिशन को, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने के लिए राधा योगा है, जो कि हेक्सासीड एशोथेरेपी कहलाता है। उसको जागृत रखने का तरीका, उसको हेल्दी रखने का तरीका, और उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फिर ये अपना कृष्णांश का भोग। जी, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हर एक फेज ऑफ लाइफ में हमें अलग तरह के प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं फॉर डिफरेंट जेंडर। बिल्कुल, टेस्टिंग सिस्टम भी अलग है। यू हैव फुल फ्लेड टेस्ट सिस्टम फॉर दिस। यू एशो सर्जरी is available to take care of the problems of the health of the female, gynae health of the female, I would say। तो एशो सर्जरी है, और बहुत सारे मतलब सिस्टम्स है, सारे के सारे टेस्टिंग के लिए अवेलेबल है, हेल्थ रिकवरी के लिए अवेलेबल है, हेल्थ मेंटेन करने के लिए अवेलेबल है, हेल्दी रखने के लिए अवेलेबल है, और कृष्णांश का भोग करने के तरीके भी अलग अलग है। बिकॉज कृष्णांश का भोग तो आप किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन ब्लू ब्रिजो अगर एनर्जी आपको यूज करनी है, जो कि आपके लिए बहुत, लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए फिर कस्टमाइज है कि कब कौन सा क्या योगा करना है, या प्रैक्टिस करनी है, या प्रोसीजर करना है, किस टाइम पर करना है, वो समझना पड़ेगा। बिकॉज दैट इज यूज, देयर यू यूज ब्लू ब्रिजो एनर्जी। ये ब्लू ब्रिज एनर्जी क्या कृष्णांश का एक पार्ट है? क्योंकि हमने ये समझा कि फीमेल को हेल्दी रहने के लिए कृष्णांश का भोग करना है, अब आप कह रहे हैं ब्लू ब्रिज एनर्जी लेनी है। इज ब्लू ब्रिज एनर्जी अ पार्ट ऑफ कृष्णांश, और इज इट समथिंग अदर थिंग एल्स? ब्लू ब्रिजो एनर्जी इज रिलीज्ड बाय सन ड्यूरिंग सनसेट। इट इज a special energy which is released by sun during sunset for moon. It is not released for, it is released by sun and moon is supposed to absorb it. जो absorb, moon के अंदर जितनी भी एनर्जी है जो चमक दिखाई देती है, वो सारी की सारी ये ब्लू ब्रिजो एनर्जी की वजह से है। तो जिस टाइम पर सन रिलीज कर रहा है, उस टाइम पर अगर फीमेल उस एनर्जी को चाहे तो एब्जॉर्ब कर सकती है अपने अंदर भी, पर उसके लिए उसको एलिजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। जी, और ये उसको काम आएगी अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में? ये किस काम आएगी? गायनी हेल्थ, इट इज स्पेशली फॉर गायनी हेल्थ, रिप्रोडक्शन सिस्टम। टोटल रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ फीमेल इज डिपेंडेंट ऑन दिस ब्लू ब्रिजो एनर्जी। अश्विनी जी, एक और क्वेश्चन जो मुझे पता नहीं केतु विज्ञान से जुड़ा है कि नहीं। चंद्रमा की बात आई, चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। चंद्रमा को हम लोग काफी हद तक फीमेल की लाइफ से जोड़ते हैं या देखते हैं। 28 डेज का उसका साइकिल है, 28 डेज का फीमेल का साइकिल है। चंद्रमा के अट्रैक्शन की वजह से ही समुद्र में हाई टाइड या लो टाइड आते हैं।
इसी तरह से फीमेल के मूड स्विंग्स आते हैं। ये चंद्रमा का घटना बढ़ना, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है या क्या कोई संभव ये? कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन है। इट इज जस्ट टेलिंग दैट चंद्रमा इज कन्वेइंग कि फीमेल जो है घटती बढ़ती रहती है, उसका जो सारा सिस्टम है वो उसकी थॉट, शी इज सो स्ट्रांग, मतलब चंद्रमा ये बता रहा है कि शी इज सो स्ट्रांग दैट शी इज एबल टू टेक केयर ऑफ, उसका टोटल घटना बढ़ना रहेगा उसके साथ, बट शी इज एबल टू कीप द बैलेंस with her. She can keep the balance with her by using blue brizzo energy. Moon is saying, I am using blue brizzo energy. You can use your blue brizzo energy for maintaining your physical health, mental health, spiritual health. Yeah. और ये जो ब्लू ब्रीज एनर्जी रिसीव करनी है, क्या इसमें इसका भी इफेक्ट पड़ता है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, पूर्णिमा है या अमावस है, मून की स्टेट अभी आज क्या है, मून किस तरह से है, क्या उसका असर भी पड़ेगा ब्लू ब्रीज एनर्जी रिसीव करने में? नहीं पड़ता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। These planets are just conveying the message. They are not affecting the life. Oh, no planet affects the life. They just release their messages. They just release their energies. सनातन कल्चर में बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि एकादशी वाले दिन हमें ये करना ही है, पूर्णिमा पे हमें ये करना है, अमावस पर ये करना है। तो इसलिए ये प्रश्न स्वतः आता है कि जब हम सन की एनर्जी, सन को जो चंद्रमा को एनर्जी देता है वो रिसीव कर रहे हैं, तो क्या उसका असर नहीं आएगा? नहीं, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगा कि सनातन की बात कर रही हो या धर्म की बात कर रही हो। सनातनता इज लाइफ, लिविंग स्टाइल। धर्म इज रिलीजन, रिलीजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एरियाज, जोग्राफिकल रिलेटेड की बात कर रही हूँ। तो सनातन में तो प्रक्रिया कोई है नहीं। सनातन का मतलब है नेवर एंडिंग, तो दिनों से रिलेटेड हो ही नहीं सकता, डेट से रिलेटेड नहीं हो सकता। सनातन का मतलब जो है जो अनंत है, जिसका अंत है ही नहीं। तो इट इज लाइक यू आर हियर और यू आर हियर और यू आर हियर ए मटेरियल, डजंट मैटर एट ऑल। लिव 16 लुक 16 का मतलब क्या हुआ? यू are trying to become Sanatan. Okay, you will always be looking like 16 and living like 16 life. That is Sanatan. बुढ़े हो गए या वो हो गए या ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, सनातन में ये सब कुछ नहीं होता है। सनातन मीन्स you will always look like 16 and live like 16. Healthy life, health at all respect. Health of your body, health of your mind, health of your brain. एक और प्रश्न अश्विनी जी, इंद्रियों को हम क्या कंट्रोल में नहीं कर सकते? उसका उसकी कोई नीड नहीं है, हमें आत्मा को हेल्दी रखना है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो स्टूडेंट बाकियों से मतलब ना रखकर, जैसे हम अर्जुन का ही एग्जाम्पल ले, अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कहा कि तीर से चिड़िया की आंख पर निशाना मारना है। बाकी सारे स्टूडेंट्स को बाकी सब कुछ भी दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि आप रहने दें। लेकिन अर्जुन वो कुड ओनली सी द आई ऑफ द बर्ड, वहां पे बाकी सब कुछ उन्हें नहीं दिख रहा था, यानी कि उनकी इंद्रियां इतनी फोकस थी कि वो क्लियरली देख पा रहे थे कि उनका क्या टारगेट है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि आप तीर मारे, आपका तीर ठीक से लगेगा। तो ये स्टेट अपना फोकस हमारा उसी पर रहे जो हम चाहते हैं, और इधर उधर की चीजों पर हमारा ध्यान न भटके, जो कि इंद्रियों की वजह से भटकता है अपरेंटली। इसके लिए भी क्या आत्मा को हेल्दी रखना है, कृष्णांश का भोग आत्मा को मिले, क्या यही काफी है? नहीं ना, हमें कृष्णांश का भोग करना है पर इंद्रियों के लिए। यहां पर अर्जुन को खाली आंख क्यों दिखाई दी, ये समझने की बात है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आंख के अंदर 10 कंपोनेंट होते हैं, एक नहीं होता है। तो उसको क्या दिखाई दिया? उसको भी आंख के अंदर का एक कंपोनेंट दिखाई दिया या सारी आंख दिखाई दी?
और दूसरी बात, अगर तुम अर्जुन जैसी वो रखोगे आंख का निशाना, तो तुम्हें कोई भी मार के चला जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। जब तुम युद्ध में होते हो तो सोचकर देखो कि जब तुम युद्ध में होते हो तो अगर तुम्हारा निशाना सिर्फ एक को उसको मारने का रहा तो तुम्हें पीछे से कौन मार के चला जाएगा पता नहीं लगेगा तुम्हें। यू हैव टू बी ओमनी डायरेक्शनल, यू कैनॉट बी वन डायमेंशनल। तो ये अर्जुन वाला एग्जाम्पल देना बंद कर दो, बहुत नुकसान होता है इससे। अर्जुन का एग्जाम्पल अगर देना है तो उसके साथ को भी आंख के अंदर 10 कंपोनेंट होते हैं तो उसको 10 अलग अलग दिखाई दिए क्या? तो इसका कोई जवाब मिलेगा नहीं। और अर्जुन ने अगर सारी सेंसेस वहां पर लगा दी तो उसको पीछे से कौन नुकसान पहुंचा के जाएगा पता भी नहीं लगेगा उसको। तो क्या ऐसा करना अकल का काम है? फायदा तब होता है जब सारे दिखाई दे रहे हैं फिर वो आंख को निशाना लगाता। द्रौपदी को इसीलिए कुंती ने पांचों भाइयों को सौंपा। ये पांचों इकट्ठे रहेंगे तो कोई एक दूसरे की बैक को बचा लेगा, और ये अकेले अकेले रहे तो कोई भी निपटा देगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि कंसंट्रेशन होना अच्छा है पर यू कैनॉट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अभी तक कहीं कहीं से हम सुनते रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को फोकस करो, मन पर नियंत्रण करो, मन को साधो, ये सब शायद बेकार की बातें हैं। गेम इतना है कि अपने आत्मा को और अपने मन को, दो फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स को हेल्दी रखने का एफर्ट करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है, एंड मन और बुद्धि की टीम ठीक रहे, इसका एफर्ट मन, बुद्धि और बॉडी। मन, बुद्धि और बॉडी, तीनों चीजें, दोनों कनेक्टिविटीज। रथ जो है वो सिर्फ मन और इंद्रियों और मन के बीच में है। माइंड इट। रथ जो है वो इंद्रियों और मन के बीच में है। ओके, तो मन के बाद रथ का कोई काम नहीं है। तो मन का मैसेज बुद्धि तक कैसे जाता है? वो अपना सिस्टम है उसका, उसने टनल बनी हुई है, वो नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं। इंद्रियों का मैसेज मन तक पहुंचाने के लिए तो आत्मा है, टनल नहीं है। अच्छा, ओके, तो यानी कि आकाश तत्व का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि जितना मुझे पता है कॉन्जुगल सदस्य आकाश तत्व से होती है। तुम्हें जो पता है वो उसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसका कोई फायदा है नहीं ज्यादा, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता हूँ कि तुमने क्या पता है तुम्हें क्या नहीं पता उसका मैं कुछ नहीं जानता, बट मुझे क्या पता है वो मैं बता सकता हूँ। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज क्लियर हुआ कि आत्मा को स्वस्थ रखना है, उसके लिए कृष्णांश का बोध करना है, दैट्स इट। नियंत्रण करने की, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। मन तक मैसेज जाएगा इंद्रियों का आत्मा के थ्रू, उसके बाद आत्मा का काम नहीं है, अब आगे नर्वस सिस्टम का काम है, और जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे काम करेंगे। ओके, अपने आप में ये केतु विज्ञान पूरी एक ऐसी साइंस है जिसको शायद पढ़ने में हमें बहुत साल लगे। एजुकेशन में यस यही इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि यही मिसिंग है जिसकी वजह से आज हमारी जनरेशन का ये हाल है। अगली जनरेशन हो या हमारी जनरेशन हो या इवन सीनियर जनरेशन हो, एवरीबडी इज सफरिंग। कारण सिर्फ एक है कि जाना नहीं खुद को, पहचाना नहीं खुद को, मेंटेन नहीं किया खुद को। सेल्फ इज द की। कि अगर हमें पहले, चाहे किसी भी काल में हो, किसी भी एज में हो, कुछ भी हो,
first priority you have to give to your health. When we talk of health, it is physical health, mental health, spiritual health, all the three. Spiritual health means health of brain, mental health means health of mind, and physical health means health of your all indris. Yeah. फिजिकल हेल्थ इज हेल्थ ऑफ ऑल इंद्रिज, तो क्या इसमें आत्मा का कुछ रोल आता है? तो फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए इट्स नॉर्मल प्रोसीजर्स जैसे योगा हो गया या डाइट का परहेज। फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? मेंटल हेल्थ के लिए हम सिस्टम देखो, पहले तो ये देखोगे फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना मतलब क्या तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम है। अगर मान लो कोई बिल्कुल हेल्दी आदमी इंसान है तो वो रूटीन के जो एक्सरसाइज और योगा करते हैं वो बहुत है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन यू हैव टू बिकम स्पेसिफिक। मीन्स तीनों हेल्थ हमारी ठीक चल रही है तो ओके फाइन, हम वैसे ही चले। अगर डिस्टर्बेंस है तो फिर हम ये समझे कि क्यों आ रही है डिस्टर्बेंस और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर चेंज करें। और अपनी तीनों तरह की हेल्थ को मेंटेन करना इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल नया है और सिर्फ आपने ही दिया है। स्पिरिचुअल जेंडर के बारे में आपने अभी पीछे कुछ दिनों पहले बात की है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल जेंडर। फिजिकल और मेंटल जेंडर के बारे में फिर भी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बुक्स भी एक आपके द्वारा लिखी गई है जो हमने पढ़ी है, लेकिन स्पिरिचुअल जेंडर के बारे में कोई बात नहीं हुई, या एटलीस्ट मेरी जानकारी में नहीं है कि स्पिरिचुअल जेंडर क्या है, उसको लिए क्या करना है। तो क्या स्पिरिचुअल जेंडर का इफेक्ट हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ पर पड़ता है, ये एक क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि स्पिरिचुअल, तुम वर्ड को मतलब क्या समझते हो? स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? आपने बताया ब्रेन का जेंडर, और स्पिरिचुअल हेल्थ इज ब्रेन की हेल्थ है। ब्रेन का जेंडर, ब्रेन का जेंडर, और ब्रेन की हेल्थ इज स्पिरिचुअल हेल्थ। तो क्या स्पिरिचुअल जेंडर पर डिपेंड करती है स्पिरिचुअल हेल्थ? नेचुरली। ओके, तो ये स्पिरिचुअल जेंडर क्या है, और आई मीन ये क्या है क्या चीज? जैसे फिजिकल जेंडर है मेल फीमेल न्यूट्रल, ऐसे ही मेंटल जेंडर है मेल फीमेल न्यूट्रल, और ऐसे ही स्पिरिचुअल जेंडर है मेल फीमेल न्यूट्रल। हमने ये सुना था कि मेंटल जेंडर जो भी है हमारा बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ऑफिस में, घर पर। स्पिरिचुअल जेंडर का क्या हो जाएगा, क्या इफेक्ट है? हमारी देखो, बड़ा आसान है इसको समझना कि अगर आपका फिजिकल जेंडर दिखाई दे रहा है, मेंटल जेंडर का मतलब है आपकी सोच कैसी है, सोच, और स्पिरिचुअल जेंडर है कि आपका बिहेवियर कैसा है, उस सोच को आप यूज कैसे कर रहे हो। एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस। तो बेसिकली जब हम हेल्थ मेंटेन करने की बात करते हैं, तीनों ही फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तो एक्चुअली हम अपने तीनों जेंडर्स को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन को एक्चुअली सी, द प्रॉब्लम इज दैट द मेन इशू इज दैट फिजिकल जेंडर मेरा मेल है, मेंटल जेंडर मेरा फीमेल है, और स्पिरिचुअल जेंडर मेरा न्यूट्रल है मान लो, तो मेरा क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि आई विल नॉट बी एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ा इश्यू आता है कि फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ दूंगा, या लोग मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे नहीं। आई विल ट्राई टू मेक ए मेस ओवर देयर। अब अगर मेरा मान लो मेंटल फिजिकल जेंडर मेल है और मेंटल जेंडर मेल है और स्पिरिचुअल जेंडर फीमेल है, तो मेरा क्या होगा?
I will run towards becoming a gay. Yes. And if my mental gender is male, female, and mental gender is male, physical gender is male, and spiritual gender is male, then I will not be able to understand what female is. So compatibility के लिए मुझे फीमेल को समझने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी. ये तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा ही. तो और अगर इसीलिए नहीं तो भी छोड़ दिया ये सिस्टम लोगों ने इसीलिए तो इस तरफ जाने की सोचे ही नहीं कि भैया छोड़ो ना, जानवर क्या कर रहे हैं, कुत्ता क्या करता है, वफादार होता है, तो आदमी को कुत्ते की तरह वफादार बना दो. मतलब हम लोगों ने इंसान से जानवर बनने की तरफ चल दिया हम लोग, बजाय इसके कि हम इंसान है तो इंसान रहें. जी. यानी कि अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पहले अपना स्पिरिचुअल जेंडर भी पता होना जरूरी है, तीनों जेंडर्स. उसके बाद ही हम प्रोसीजर पता कर सकते हैं, उससे पहले नहीं. देखो ये तो एक, मैं कहूंगा कि अगर पता हो तो बेटर है, फिर उसको मैनेजमेंट ना. व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, देन देयर इज अ मैनेजमेंट. यू कैन नॉट क्योर देम, दे आर नॉट क्योरेबल. सो देयर हेल्थ में भी क्योरेबल, जेंडर की हेल्थ क्योरेबल हो सकती है, लेकिन जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इज नॉट क्योरेबल. सो यू हैव टू लर्न टू मैनेज देम. And FEM management is the course. FEM management is the subject which teaches you how to manage your gender contradictions at all levels, all the 3 levels. Yeah. इस कोर्स में हम सबसे पहले हमें हमारे तीनों जेंडर्स के बारे में बताया जाएगा, और फिर ये बताया जाएगा कि हमें कैसे मैनेज करने हैं अपने तीनों जेंडर्स, क्योंकि हम इनको चेंज नहीं कर सकते. वी जस्ट हैव टू लिव विद दिस कॉन्ट्रडिक्शन. और कॉन्ट्रडिक्शन सबकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो तीनों मेल भी है तो भी एक प्रॉब्लम है. तीनों फीमेल है, अगर तीनों मेल है और तीनों फीमेल है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दूसरे जेंडर को समझ ही नहीं पाते. ऐसे लोगों को शादी करने का एक बड़ा इशू रहता है. ऐसे लोगों की शादी जो है वो, मतलब मैरिज जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो अश्विनी जी, आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं. और ही ऐसा शब्द आत्मा से शुरू किया. एक्चुअली जब हम समझना शुरू करते हैं तो आत्मा शब्द सबसे पहले सामने आ जाता है कि आत्मा की के बारे में जानो, समझो. एक गीता साथ जो बचपन में हम भी पढ़ा करते थे, तुम कौन हो, तुम अपने साथ क्या लाए हो, क्या लेकर जाओगे, आत्मा ना पैदा होता है ना मरता है. दिस वाज अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन कि हमको ये बोलना है, हमको ये गाना है. कभी समझ में आया नहीं, समझने की जितनी कोशिश की उतना उलझते चले गए. तो मुझे लगा कि शायद ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है इसके बारे में बात करने के लिए. आज का आखिरी क्वेश्चन, एक 5 चोरों के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में आपने भी डिस्कशन किया है इस प्लेटफॉर्म पे. काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जिसका ओरिजिन ईर्ष्या को बताया गया. ये तीनों हेल्थ में से कौन सी हेल्थ की बीमारी है? क्या हम इसे बीमारी के रूप में देखें ईर्ष्या को? और अगर हाँ, तो ये स्पिरिचुअल हेल्थ की बीमारी है या मेंटल हेल्थ की या फिजिकल हेल्थ की? ये होती कहाँ है? ये बेसिकली स्पिरिचुअल हेल्थ की बीमारी है. एक्चुअली बीमारी नहीं है. इट इज ए सीड विच इज प्रेजेंट. यू हैव टू एंश्योर दैट इट डजंट बिकम ए ट्री, और इवन इफ इट has become a tree, suppose at this age you realize that it has become a tree, let it not grow fruits on that. This purpose we have to maintain our spiritual health.
या इसके लिए स्नान का spiritual भोग लगाना जरूरी है उसके लिए। कृष्णांश का भोग हमें मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ में बेनिफिट करता है। ओके। और कृष्णांश का भोग लगाने के लिए एक प्रोसीजर श्वास योग विधि है, धीमी गति से सांस लेना और छोड़ना। क्या ये एकमात्र विधि है या देयर आर अदर प्रोसीजर्स आल्सो? नहीं, देर आर, प्राणायाम भी कहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इसी लाइन में काम करता है। कपालभाति इज ए वेरी यूजफुल आसन, बट व्हेन वन हैज टू डू, दैट इज द की विच हैज टू बी अंडरस्टूड। Kapalbhati is a very good exercise which if you do it properly and at right time, time is very critical, that when you have to do for what purpose. So Kapalbhati and Shwas Yoga, these two exercises if you use in your life, then you can get rid of maximum number of problems. Anulom Vilom you don't need to do. Kapalbhati and Shwas Yoga, if you are able to do these two pranayams, I don't know, Shwas Yoga, you can call it pranayam or not, I don't know, but Shwas Yoga and Kapalbhati, these two are two dimensions, two systems, two processes can keep you healthy ever. Maintain your health properly. Yeah, जी। यानी कि हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए कृष्णांश का भोग और कृष्णांश के भोग के लिए दो प्रोसेस हैं, कपालभाति एंड श्वास योग। ये हमें पता होना चाहिए कि कब क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और कोई प्रॉब्लम अगर हम फेस कर रहे हैं तो हमें एक बार अपने लिए प्रोसीजर जान लेना चाहिए। केतु विज्ञान में अवेलेबल है, राहु विज्ञान से। श्वास योग जो है बेसिकली उसमें भी दो सिस्टम है, एक नाक से सांस लेना, एक मुंह से सांस लेना। तो इसलिए ये तीनों चीजें जो है, मुंह से सांस लेना, नाक से सांस लेना और कपालभाति, ये तीनों जो वो एक्सरसाइजेज है, कह लो इसको या जो भी कहो नाम दे दो, तो इंपॉर्टेंट है टू कीप योर हेल्थ मेंटेन्ड। ये दोनों ही विधि श्वास योग है, नाक से सांस लेना है या मुंह से, दोनों ही विधि श्वास योग कहलाती है। ओके। और कपालभाति के बारे में तो हम जानते ही हैं, और कब कैसे कितना करना है ये आपको अपने कंपोजिशन के हिसाब से पता लगेगा। तो अश्विनी जी, आज आत्मा को स्वस्थ रखना, ये साधारण सा उपाय आपने हमें बताया है। बाकी सारी चीजों को हम फिलहाल के लिए एक तरफ रख सकते हैं। कंफ्यूजन्स की हमारी लाइफ में ना तो कोई गुंजाइश होती है और ना ही हमारे पास इतना समय वेस्ट करें अपना टाइम। कंफ्यूजन को हटाने के लिए और रेमेडीज प्रोवाइड कराने के लिए, ऑल काइंड ऑफ रिजेक्शंस जो कि सोसाइटी में हैं, जो बहुत ही कम उम्र से बाई चांस मुझे दिखने लगे थे, आप उनको उनके लिए वर्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। ये अपने आप में एक अजूबा, एक जादू से कम नहीं है। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से जो आप हमें जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। कहते हैं मैथमेटिक्स या कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट जब आप कर रहे हैं, उसको आप जितना सरलता से करेंगे उतना ही गलती होने के चांस कम रहेंगे। ये आपके जीवन के साथ भी है। बहुत से शब्द हैं, सुनने हैं, समझे हैं, जाने हैं, लेकिन बात यह है कि आपकी लाइफ पर इंप्रूवमेंट कैसे आता है, आपका स्वास्थ्य, आपके रिलेशंस, आपकी सक्सेस, सब कुछ डिफाइन होता है आपने अपने आप को कितना ठीक तरह से मेंटेन किया है, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को। एंड यस, दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप लिव 16 रहें। ये आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप अपने आप पर नेगेटिव इफेक्ट उम्र का ना आने दें। सनातनता के रास्ते पर चलना, मनुष्य होने का अर्थ ही यही है कि आप कभी भी बूढ़े ना, जब तक आप जीवित हैं स्वस्थ रहें, टोटली एनर्जेटिक रहें। ये पॉसिबल है सिस्टम्स के थ्रू। रेमेडीज अवेलेबल है इंद्रियों को, जिनके माध्यम से आप अपने आसपास की सारी दुनिया को समझते हैं, सीखते हैं, जीते हैं।
इंद्रियों का मैसेज आपके मन तक पहुंचाता है आपका आत्मा, और आत्मा को की हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं आप कृष्णांश का भोग करके। कृष्णांश है हवा की ऊर्जा, और हवा की ऊर्जा का भोग करने के लिए कपालभाति और श्वास योग किस तरह से करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, ये अपने लिए जरूर जान लें। इसके साथ ही मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए निष्ठा चक्र को मेंटेन करें। स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपने जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज करना सीखिए, जिसको फैन मैनेजमेंट के द्वारा सीखा जा सकता है। अपने आप को हेल्दी रखें। आज के लिए इतना ही। अपने जीवन को एंजॉय करें। मैं हूं निधि कंसल और आप सुन रहे थे कुशनाकर भैया को इस प्रोग्राम के माध्यम से, जिसको हम केतु विज्ञान कहते हैं। प्रणाम।